तो यार हम ना स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान रॉयल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के मैच से। इस मैच में मैं होप कर रहा था कि मुंबई जीते ताकि थोड़ा सा आईपीएल और इंटरेस्टिंग हो जाए। बट जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स ने हराया है इन दी एंड, इट काइंड ऑफ फेल्ट लाइक कुछ कंपटीशन तक भी नहीं था भाई। इतना ज़्यादा वन साइडेड हराया है। एंड पता है मुंबई इंडियंस के पास यहाँ पे कुछ भी कोई भी फैक्टर नहीं है ब्लेम करने को सिवाय खुद के। क्रिकेट में सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर जो कि आपके हाथ में नहीं होता वो क्या होता है? टॉस। वो लक पे बेस्ड होता है। ठीक है, कंडीशंस एंड टॉस इन सब चीज़ों को मिला लो तो ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं। बाकी आपकी परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल लोग कैसा खेल रहे हैं, एज अ टीम कैसा खेल रहे हो, कैचेस पकड़ रहे हो कि नहीं पकड़ रहे हो, सब आपके हाथ में होता है। आज मुंबई जो हारी है ना वो सारे सारे कंट्रोलेबल फैक्टर्स की वजह से ही हारी है। टॉस जो है, टॉस में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, मुंबई टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेती है। ठीक है, सैमसन कहता है कि उसको एनीवे बॉलिंग ही करनी थी तो वो तो खुशी था। तो बेसिकली टॉस से क्या हुआ कि दोनों कैप्टन जो चाहते थे वो उनको मिल गया। माय क्वेश्चन वाज मुंबई क्या एग्जैक्टली सोच रही थी टॉस जीत के बैटिंग करने का? बिकॉज आपको पता है कि बारिश का भी चांस है, रात को ड्यू भी पड़ती है। आपकी इस बैटिंग में डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि आपकी स्ट्रेंथ भी बैटिंग ही है राइट नाउ। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट बॉलिंग में बुमराह के अलावा कोई ब्राइट स्पॉट है भी नहीं। तो वाई वुड यू वॉन्ट टू एक्सपोज योर वीकर साइड, योर वीकर डिपार्टमेंट इन द सेकेंड इनिंग्स? तो मैं हार्दिक पांड्या को यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा आज। एंड मुझे कप्तानी भी कुछ बहुत खास नहीं लगी हार्दिक पांड्या की। आई विल क्रिटिसाइज हिम फॉर शो टुडे बिकॉज एज फार एज आई हैव डिफेंडेड हिम फॉर सो लॉन्ग, जब गलती कर रहा आदमी इतनी ब्लेटेंट तो यार देन इवन यू वंडर कि क्या लॉजिक था इन डिसीजंस के पीछे। बिकॉज मुझे तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आया पहले बैटिंग करने का, बैटिंग ऑर्डर में इतनी शफलिंग करने का। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। टीम्स में 2-3 चेंजेस थे, वो भी इंटरेस्टिंग थे काफ़ी। राजस्थान की बात करी जाए तो संदीप शर्मा फाइनली वापस आ रहे थे इंजरी से। भाई क्या मैच खेला, 5 विकेट ले लिए। ऐसा मैच खेल लिया कि लोग वर्ल्ड कप की शाउट्स दे रहे हैं उसको भी, द लेटेस्ट गाय टू गेट द वर्ल्ड कप शाउट। कुलदीप सेन इसके चलते बाहर हो गए थे। इंटरेस्टिंग पॉइंट वॉज कि नांद्रे बर्गर अभी भी टीम में नहीं है, रोमन पावली टीम में थे। एंड ये भी चीज़ अभी तक काम तो कर रही है बट इट जस्ट गोज ऑन टू शो कि कितनी क्वालिटी है राजस्थान रॉयल्स के बेंच पे, कि उन्हें नांदे बर्गर जैसा बंदा जिसने क्वाइट फ्रैंकली कुछ ज़्यादा गंदा करा भी नहीं है, इनफैक्ट ही हैज़ लुक मोर प्रॉमिसिंग, वैसा बंदा भी टीम में स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। एज फार एज मुंबई इज कंसर्न, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चेंजेस है। पहली बात तो पीयूष चावला वापस अंदर आ गया था श्रेयस गोपाल की जगह, विच देखो मुझे पीयूष चावला जब स्टार्टिंग में खेल रहा था इन प्लेस ऑफ श्रेयस गोपाल सीजन के स्टार्टिंग में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं आज सच। बट अगर आप श्रेयस गोपाल को आप ले ही आए हो टीम के अंदर, किस बेसिस पे एग्जैक्टली बाहर निकाल रहे हो मुझे ये समझ में नहीं आया। हिज परफॉर्मेंसेस हैज नॉट बीन बैड। तो विकेट भी लिया है उसने 2-3 ओवर जब भी बॉलिंग करी है, कई मैच में तो उसने पूरे 4 ओवर डाली ही नहीं है। वानखेड़े में रहने के बाद भी इतनी इकॉनमी से दिया है उसने बॉलिंग। मतलब मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया कि क्या एग्जैक्टली लॉजिक था चावला को लाने का। ऑल्दो चावला ने बॉलिंग अच्छी करी, ये तो मैं बात एक्सेप्ट करूंगा। नेहल वधेरा फाइनली इस सीजन में डेब्यू कर रहे थे अपना, रोमानियो शेफर्ड को हटा दिया गया था। आई थिंक दिस वॉज द राइट डिसीजन। यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा मुंबई के मैनेजमेंट को। मैंने एक रील भी बनाई थी इसके ऊपर रिसेंटली, कैसे रोमानियो शेफर्ड का जो पूरा हाइप था ना वो डीसी के अगेंस्ट उस लास्ट ओवर में जो नोरके की पिटाई करी उसने, उसके ऊपर ही था। क्वाइट फ्रैंकली उसके उस मैच में उस बैटिंग वाली परफॉर्मेंस को हटा दो, बैटिंग में भी उस एक ओवर को हटा दो, तो बाकी पूरे आईपीएल में ना ही उसने बैटिंग से कुछ खास करा ना ही बॉलिंग से खास करा। बॉलिंग से तो क्वाइट फ्रैंकली उसकी इकॉनमी 12-13 की रही है। एंड विकेट भी कितनी ही लिए हैं मेरे ख्याल से, 3-4 विकेट लिए मुश्किल से। तो ही हैज़ बीन पथेटिक विद द बॉल। सो आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन कि नेहल वधेरे को वहाँ पे ले आए एंड आकाश मधवाल को हटा दिया था। नुवान थोसारा एज एन इम्पैक्ट प्लेयर आ गया था। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन था। नुवान थोसारा को मैं खुद भी देखना चाहता था बहुत टाइम से, बेबी मलिंगा टाइप का है वो भी, जस्ट लाइक पथिराना। तो चेंजेस में आई वोंट, मतलब ओवरऑल गुड चेंजेस लगे मुझे मुंबई इंडियंस के, मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा उनको। फर्स्ट इनिंग्स पे आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, पहले पावर प्ले में 45 रन बनते हैं और 3 विकेट गिर जाते हैं। मुंबई की वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स इस आईपीएल में क्या रही है, वन ऑफ द पॉजिटिव्स क्या रहा है? ऑल्दो एक सीजन एज अ टीम बहुत ही मीडियोकर रहा है अभी तक, बट जो कुछ पॉजिटिव्स होते हैं, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था इनकी ओपनिंग जो पार्टनरशिप है ना, उसके जितने वो रन दे के, मतलब रन आपको आउटपुट दे रहे हैं जितने रनों का, प्लस जिस इंटेंट से वो रन मार रहे हैं, उसके चलते हुए हमने देखा कि कैसे पावर प्ले में इनके 60-70 रन बड़े आराम से बनते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली। वो केकेआर एसआरएच जैसी टीमें जो है वो 80-90 रन मार देती हैं, 100 रन मार देती हैं पावर प्ले में। तो ये थोड़े से लाइमलाइट से हट गए मुंबई इंडियंस के ओपनर्स, वरना इनकी भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी स्ट्रांग होती है, प्लस आपकी बैटिंग डेप्थ इतनी ज़्यादा है, तो आपका बहुत बड़ा प्रॉबिलिटी है कि आप 200-250 रन बना सकते हो।
अगर केकेआर कर सकती है, एसआरएच कर सकती है, तो मुंबई की बैटिंग ऑन पेपर जितनी क्वालिटी है वो क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बट अगर आप उनकी ओपनिंग पे ही तबाह डेंट मार दोगे तो आई थिंक वहाँ पे राजस्थान को जितना क्रेडिट दिया जाए उतना कम है। रोहित शर्मा पहले ओवर के अंदर आउट हो जाता है। ट्रेंट बोल्ट 1 सेकंड पहले ओवर में विकेट निकालने की जो आदत है उनकी, 3 ओवर वो खत्म कर चुके थे अपने पूरे पावर प्ले के अंदर। रोहित शर्मा ने वही विकेट थ्रो कराया क्लियरली, बट दैट इज व्हाट हिज गेम इज राइट नाउ। ये मैंने सेम चीज़ यशस्वी जायसवाल के लिए भी कही थी कि यार वो जितना भी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बेसिकली दीज गाइज आर नॉट आउट ऑफ फॉर्म। आउट ऑफ फॉर्म, कोई बंदा आउट ऑफ फॉर्म में उसको सबसे ईजी तरीका पता है क्या होता है? कि अगर उसके आउट होने के तरीके में एक पैटर्न दिख जाए आपको, सबसे ईजी तरीका है। अगर आदमी हर मैच में कोई अलग अलग तरीके से आउट हो रहा है तो वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, फिर वो इररिस्पॉन्सिबल है या फिर सिचुएशन ऐसी है, समथिंग लाइक दैट। तो अगर रोहित शर्मा ने वो गेम प्लान वैसा सोच रखा है और पिछले 3-4 मैचेस से रन मारता हुआ आ रहा है, तो दिस इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन। ये भी अगर वो उस पर आप खुश हो तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो रोहित शर्मा की तो बात वहाँ तक हो गई। ईशान किशन का सॉफ्ट डिसमिसल था बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि विकेट थ्रो करा है तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूंगा नहीं। सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से आउट हुआ है, बाय द वे इन दोनों का आउट संदीप शर्मा ने किया था, जिन्होंने 2 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 रन दिए पावर प्ले के अंदर, सिर्फ 4 रन 2 ओवरों में, और 2 विकेट भी लिए। अनरियल कमबैक यार। स्काई वही शॉट बिल्कुल ही कनेक्ट नहीं हुआ, उसका भी पता नहीं क्या चल रहा है। एक मैच में बहुत रन आ रहे हैं, फिर बिल्कुल रन नहीं आ रहे, फिर दोबारा रन आ रहे हैं, फिर दोबारा नहीं आ रहे। तो हॉट एंड कोल्ड रहा है सूर्य कुमार यादव बहुत ज़्यादा। एंड जब ये तीनों बंदे आपके टॉप 3 बैट्समैन पावर प्ले के अंदर ही आउट हो जाएं, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके मिडिल ऑर्डर में अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स पे, विच वर नेहल वधेरा एंड अनकैप्ड तो नहीं रहे अब तिलक, बट हाँ रिलेटिवली न्यू टू द इंडियन सेटअप। इन दोनों ने फिर जो शिप को स्टीयर करा है दोबारा, आई थिंक एक ये पॉजिटिव निकल के आएगा। नेहल वधेरा अपना इस सीजन का डेब्यू करते हुए इतने टाइम बाद खेल रहे थे मुंबई इंडियंस से, अच्छा कमबैक करा। मतलब है मुझे लगा कि कई बार ना ऐसी टेंडेंसी होती है कि आदमी इतने टाइम बाद खेल रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि ठीक है 1-2 मैचेस लग जाते हैं रिदम में आने के लिए। नेहल वधेरा ने जिस तरीके से खेला, क्वाइट फ्रैंकली देयर वर स्टेजेस जहाँ पे वो तिलक वर्मा से भी बेटर बैटिंग कर रहा था, इनफैक्ट उससे प्रेशर हटा रहा था। लेट्स डिस्कस हाउ। जब 10 ओवर खत्म हुए थे तो 72 रन बन चुके थे, 4 विकेट गिर चुके थे, ठीक है। नाबी एट नंबर 4 बैटिंग करने के लिए आए थे। ये क्यों आया है नाबी नंबर 4 पे बैटिंग करने के लिए? पहला क्वेश्चन तो नाबी से, दूसरा क्वेश्चन हार्दिक पांड्या से। क्या लॉजिक है इसका? कभी हार्दिक पांड्या खुद नंबर 4 पे आ जाते हैं, कभी अब नाबी को भेज दिया जो कि इससे पहले नंबर 8 पे बैटिंग कर रहे थे। तो देखो ये सब जो शफलिंग होती है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल T20 क्रिकेट हो ही ऐसा गया, नथिंग इज फिक्स्ड। बट पता क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच को आप अच्छे से इंप्लीमेंट तब कर पाओगे जब आपके क्रिकेट के बेसिक्स इन प्लेस हैं। जब आदमी का डिफेंस ही अच्छा नहीं है ना, तो वो छक्का भी नहीं मार सकता कंसिस्टेंटली। ये पहला रूल होता है जब भी आप किसी बच्चे को कोचिंग के अंदर भेजते हो। तो अगर एक टीम जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त स्टेबिलिटी की है, और स्टेबिलिटी तभी आएगी जब सबको अपनी पोजीशन और रोल पता हो। नाबी का पता क्या होता है, जैसे कई बार होता है, जैसे रसल की हम लोग बात करते हैं केकेआर में, ऑल्दो केकेआर जीत भी रही है तो उस पर चीज़ अप्लाई नहीं होती, बट मान लो केकेआर हार भी रही होती, तो रसल को आपने देखा होगा कई मैचेस में वो नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आता है और कई बार नंबर 4 पे भी आ जाता है ऊपर। बट वहाँ पे पोजीशन रैंडम है, फ्लेक्सिबल है, बट रोल सेम है। अगर 15 ओवर हो चुका और आखिर के 5 ओवर बचे और 2 ही विकेट गिरे हैं, तो अगला बैट्समैन रसल ही होगा क्योंकि वो फिनिशर है। अगर 10 ही ओवर खत्म हुए और 5 विकेट गिर चुके हैं 2 की जगह, तब भी रसल बैटिंग करने के लिए नहीं आएगा, फिर वो नंबर 8 पर ही आएगा, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू बैट एज क्लोज टू द डेथ ओवर्स एज पॉसिबल, और एटलीस्ट द केकेआर मैनेजमेंट वांट्स दैट। तो आप रोल डिफाइन करके रखते हो। क्या मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि नाबी अगर नंबर 8 पे बैटिंग कर रहा है एज अ फिनिशर, अगर वो नंबर 4 पे आ रहा है तो वो एज अ फिनिशर तो आ नहीं रहा, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं था कि 15-16 ओवर हो चुके थे और सिर्फ 2 विकेट गिरे हुए थे। पावर प्ले के अंदर ही बैटिंग करने के लिए आ गया था नाबी। तो ना पोजीशन फिक्स है ना रोल फिक्स है, और ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, हर बंदे के लिए अप्लाई हो रहा है। अगर हार्दिक पांड्या इसके चलते हुए नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आ रहा है, इनफैक्ट टिम डेविड शायद मेरे ख्याल से नंबर 8 पे बैटिंग करने के लिए आया था, क्या लॉजिक है इसका? तो टीम में अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर तुम परफॉर्मेंसेस कहाँ से निकाल के दोगे? हाउ डू वी एक्सपेक्ट द बैट्समैन टू परफॉर्म डे इन डे आउट कंसिस्टेंटली फॉर द टीम? मेरे को तो समझ में नहीं आ रही है चीज़। यहाँ पे मैं हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी को कॉल आउट करना चाहता हूँ, मैनेजमेंट को भी कॉल आउट करना चाहता हूँ कि क्या प्लानिंग चल रही है एग्जैक्टली, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट नॉनदलेस इन 4 ओवरों में 6 से 10 ओवर के बीच में नाबी जो है वो चहल पे आउट हो जाते हैं। 200 विकेट भाई के हो गए। एंड चहल के लिए तो यार मुझे बहुत अनफॉर्चुनेट फील होता है। मैंने हमेशा चहल को सपोर्ट करा चैनल पे। आई नो कि कई बार ऐसा होता है कि जब वर्ल्ड कप का टाइम आ रहा होता है तो उससे जस्ट 1-1.5 महीने पहले उसकी पिटाई होनी शुरू हो जाती है बॉलिंग में।
बट आई स्टिल बिलीव, मतलब तुम्हें एक फैक्ट बताऊं, चहल इंडिया का T20 क्रिकेट की हिस्ट्री में इंडिया का लीडिंग विकेट टेकर है। इंटरनेशनल मैचेस की बात कर रहा हूँ, आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ। आईपीएल में तो ऑल टाइम लीडिंग विकेट टेकर है, बट इंडिया के लिए भी T20 इंटरनेशनल से वो हिस्ट्री का लीडिंग विकेट टेकर है। और उस बंदे ने एक भी T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेला आज तक, एक भी। तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि यार कहीं हम लोग एक ट्रिक मिस तो नहीं कर जा रहे। तो मुझे अभी भी लगता है कि यार एटलीस्ट अगर तुम मान लो ना भी लो उसको स्क्वाड में, मैं समझ सकता हूँ अगर लोग नहीं लेंगे स्क्वाड में उसको, एटलीस्ट डिस्कशन का तो पार्ट रखो। अभी तो ऐसा लगता है कि वो डिस्कशन का पार्ट भी नहीं है यार, फॉर सम रीजन। एंड ऑल्दो आई वुड से ही डिड नॉट हैव अ ग्रेट गेम। वो पहला ओवर उसने अच्छा डाला, उसमें विकेट मिल गया, बट ओवरऑल बड़ा एक्सपेंसिव गया था वो। बट स्टिल ही इज टाइड विद बुमराह एज द लीडिंग विकेट टेकर दिस आईपीएल एज वेल। इस आईपीएल में भी जहाँ पे 250-280 रन बन रहे हैं, एक लेग स्पिनर आपका लीडिंग विकेट टेकर चल रहा है। तो आई थिंक क्रेडिट मिलना चाहिए। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे और है राजस्थान रॉयल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 4 ओवरों में ना, 6 से 10 ओवर के बीच में अश्विन ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करी थी, बहुत इकोनॉमिकल था। इफ यू नोटिस, अश्विन फिर से इकोनॉमिकल रहा इस मैच के अंदर, लेकिन विकेट एक भी नहीं मिल रहा। कॉमेंटेटर्स को भी मैंने सुना था ये सेम बार डिस्कस कर रहे थे, एंड आई थिंक बिकॉज अश्विन इज अ लेजेंड तो थोड़ा सा लीनेंट भी हो जाते हैं लोग। बेसिकली वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन निकल के आई थी, एक स्टैट निकल के आया था कि द परसेंटेज ऑफ द बॉल्स ऑफ अश्विन जिस पे बैट्समैन उसको अटैक करने के लिए जा रहा है, वो पिछले सीजन से कंपैरिजन में इस सीजन बहुत ज़्यादा कम हो गई है। विच बेसिकली मीन्स कि जो बैट्समैन है वो जब भी अश्विन बॉलिंग करने के लिए आता है ना, तो कम रिस्क ले रहे हैं उसके अगेंस्ट, उसको प्ले आउट करने के लिए जा रहे हैं सेफली, एंड सो शायद इसलिए विकेट नहीं मिल रहे। बट फिर मुरली कार्तिक ने ये एग्जैक्ट चीज़ कही जो कि मेरे दिमाग में उस वक्त चल रही थी, कि अगर इतना ही सेफ खेल रहे हैं बैट्समैन, तब भी अश्विन की इकोनॉमी इस पूरे सीजन में 9 से ऊपर की क्यों है, ओवर 9 अराउंड 10, बिकॉज दैट इज नॉट वेरी इकोनॉमिकल। इस स्टैट का सेंस तब बनता जब फिर उसकी इकोनॉमी भी कम होती कि हाँ बैट्समैन सेफ खेलने के लिए जा रहे हैं। एंड फिर केविन पीटरसन कहता है उस टाइम पे कि यार शायद आज के टाइम पे 9 की इकोनॉमी है रीजनेबल, इट इज़ लो, क्योंकि जैसे टोटल बन रहे हैं शायद 9 की इकोनॉमी फॉर स्पिनर इज गुड। मैं समझता हूँ केविन पीटरसन किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, एंड आई एम द बिगेस्ट अश्विन फैन, तो मैं तो चाहती हूँ बहुत अच्छा करे। बट इन ऑल फेयरनेस आई थिंक अश्विन इज अंडर परफॉर्मिंग इन दिस आईपीएल, ये फैक्ट है। एंड T20 फॉर्मेट में उसके पिछले 1-2 साल उतने अच्छे नहीं गए, ये रियलिटी है। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट एज बॉलर ऑफ द जनरेशन फॉर श्योर, बट T20 में पिछले 1-2 सालों में थोड़ा सा फॉल ऑफ हुआ है उसका सीन। एंड इस साल सिर्फ 1 विकेट लेना, इट क्लियरली शोज कि शायद बैट्समैन तो रिस्क नहीं भी ले रहे होंगे, बट दे आर टू कंफर्टेबल विद स्कोरिंग ईजी रन अगेंस्ट हिम। अगर 6-7 की इकोनॉमी होती है तो समझ में आता है कि रन भी नहीं बना पा रहे, स्ट्राइक भी रोटेट नहीं हो पा रही। बट अगर 9-10 रन आ रहे हैं उसके हर ओवर में, तो फिर देन यू बिगिन टू क्वेश्चन कि क्या अश्विन अपने स्टैंडर्ड पे लिव अप कर पा रहा है। बिकॉज अश्विन जैसे लेजेंडरी बॉलर, जो कि शायद इंडिया की हिस्ट्री में बेस्ट ऑफ स्पिनर माना जाएगा आगे जाके, वो कितना भी उसके अगेंस्ट बैट्समैन रिस्क ना ले रहे हो, ही स्टिल हैज़ दैट लेजेंडरी कैलिबर कि उसको विकेट निकालने आनी चाहिए। तो आई थिंक वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ी इशू है। रिगार्डलेस अश्विन का ओवरऑल गेम काफ़ी इकोनॉमिकल गया था। 4 ओवर से ख़त्म जब हो जाते हैं तो इकोनॉमी भी 7-8 आई थिंक 9 से कम की थी जब 15 ओवर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, 131 का स्कोर हो चुका था, 4 विकेट गिर चुके थे। यहाँ पे नेहल वधेरा और तिलक वर्मा को हमने फाइनली एक्सेलरेट करते हुए देखा, स्पेशली नेहल वधेरा। आई थिंक उसने काफ़ी प्रेशर हटाया तिलक वर्मा से, जिसके चलते हुए तिलक वर्मा फिर जो एक लंबी पारी खेल पाया। इन 5 ओवरों में 10 से 15 के बीच में 59 रन बनते हैं। यहाँ से राजस्थान रॉयल्स ने गेम थोड़ा सा अपने हाथों से छोड़ना शुरू कर दिया था। 1 विकेट और यहाँ पे गिर गया होता तो टीम फंसनी शुरू हो गई होती मुंबई, शायद इतना बड़ा टोटल बनता भी नहीं। एंड आवेश खान को पर्टिकुलरली यहाँ पे टारगेट किया गया था। 1 ओवर उसने डाला था, उसमें 19 रन आए थे। दो आई थिंक 2 तो छक्के पड़े थे, शायद 3 छक्के पड़े थे, 1 चौका ही पड़ा था। इट वॉज अ क्लियर स्ट्रैटेजी कि आवेश खान को मिडिल ओवर्स में टारगेट करा जा रहा है। दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फ्रॉम मुंबई's पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो बेसिकली दोनों स्पिनर्स को फिर थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहे थे। चहल की पिटाई पता कब हुई है? अब आखिरी के 5 ओवरों में आते हैं। चहल ने इस मैच में आखिरी के 5 ओवर में से 2 ओवर डाले हैं। यूजुअली क्या होता है, 1 ही ओवर डालता है। ये एक स्ट्रेटेजिक चेंज था राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 ओवर डालता है, अंधी पिटाई होती है। सो मच सो कि उसकी इकोनॉमी बाय द एंड ऑफ द गेम वाज आई थिंक ओवर 11 ऑल्सो। 45-50 रन कुछ खाया है वो बाय टेकिंग जस्ट 1 विकेट। बट यहाँ पे जो बाकी बॉलर्स थे ना, उनकी बात करते हैं ज़रा। आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा, इन तीनों ने डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग करी है ना, अगर ऐसी बॉलिंग राजस्थान कर जाए ना हर मैच में, तो इट इज़ अ हैक फॉर एनी टीम दैट इज आउट देयर।
ये ड्रीम बॉलिंग है अगर जिस लेवल की बॉलिंग करके दी है। मैं आपको जरा स्टैटिस्टिकली भी समझाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। ट्रेंट बोल्ट पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्टनरशिप चल रही थी नेहल वधीरन तिलक वर्मा के बीच में वो तोड़ देते हैं, 1 विकेट ले जाते हैं। सेकेंड लास्ट ओवर आवेश खान ने डाला था, सिर्फ और सिर्फ 6 रन दिए, सिर्फ 6 रन 19वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए। 20वें ओवर की बात करते हैं, 20th ओवर लास्ट ओवर जो था संदीप शर्मा ने डाला, सिर्फ 3 रन दिए और 3 विकेट भी लिए। 5 विकेट टोटल हो जाते हैं, उस ओवर में 3 विकेट आते हैं। आखिरी के 2 ओवरों में मिलाकर सिर्फ और सिर्फ 9 रन आए हैं। एंड यू विल इन हाइंडसाइट क्वेश्चन कि क्या यहां पे मुंबई मैच हार गई? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब राजस्थान मैच जीती थी तो 8-9 बॉलें बची हुई थी। आई नो विकेट नहीं गिरे, बट जस्ट इमेजिन अगर ये 9 के जगह 29 रन होते, अगर 20 रन और हम लोग मार पाते हैं यहाँ पे, विच इज नॉट अ वेरी अनरीजनेबल आस्क। आज के टाइम पे आखिरी के 2 ओवर में 30-35 रन तो हर कोई मार ही रहा है। मैं कह रहा हूँ 29 भी मार देते अगर 14.5 की इकोनॉमी से, तो वो 20 रन शायद एंड में मैच फंसा गए होते, क्या पता। सोचने वाली बात है, मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट एक बेटर कंफर्ट जोन, एक क्वेश्चनिंग फैक्टर तो देती है मुंबई इंडियंस को। इन आखिरी के 2 ओवरों में आवेश खान और संदीप शर्मा, 2 इंडियन लोगों ने जो मैच पलट के दिया राजस्थान रॉयल्स के लिए, शायद ये गेम चेंजिंग मोमेंट था। कमिंग टू द सेकेंड इनिंग्स वेरी क्विकली, ठीक है। सेकेंड इनिंग्स बाय द वे जो वो 3 विकेट लिए संदीप शर्मा ने, वो तिलक वर्मा, टिम डेविड वगैरह सब आउट हो जाते हैं। किसी ने अच्छी बैटिंग नहीं करी, हार्दिक पांड्या ने भी कुछ बहुत खास नहीं करा, तो उनके बारे में ज़्यादा बात करूंगा नहीं। जब बॉलिंग आती है, पावर प्ले स्टार्टिंग का शुरू होता है, उसके बाद बारिश हो जाती है, सबको पता ही है। पावर प्ले में 61 रन बनते हैं, एक भी विकेट नहीं गिरता। यशस्वी जायसवाल ओनली द सेकेंड टाइम आई थिंक दिस IPL जब आप पावर प्ले से ज़्यादा लंबी बैटिंग करे हो, वरना पावर प्ले के अंदर ही आउट हो जा रहे थे। बटलर का तो ऑफकोर्स भाई KKR वाले मैच के बाद फॉर्म तो अच्छा हो ही गया था, तो उनसे एक्सपेक्टेड ही था। ऑल्दो बटलर केम इन एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, डिड नॉट रियली हैव एन इम्पैक्टफुल इनिंग्स, आई वुड आर्ग्यू। ही वॉज द ओनली गाय हु गॉट आउट, ठीक है। 4 पेसरों को ट्राई करा गया था पावर प्ले के अंदर। पांड्या ने 4 पेसरों को ट्राई किया था, खुद ही पहला ओवर भी डाला था। बुमराह ने 2 ओवर डाले थे, उसमें सिर्फ वही इकोनॉमिकल था, बाकी तीनों पेसरों की पिटाई हुई है। नुमान तो सारा, हार्दिक पांड्या एंड एक और कौन पेसर था इनका, पता नहीं भाई, मेरे दिमाग से निकल गया। मतलब रिगार्डलेस पिटाई अच्छी खासी हुई है, तीनों पेसर्स की अच्छी खासी पिटाई हुई थी। बट उसके बाद बारिश आती है एंड देन यू वंडर कि यार अगर बारिश का चांस था, ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ द वे आई है, इट वॉज स्पिरिटेड की बारिश हो सकती है, तो वाई वुड यू नॉट वॉन्ट टू चेज फर्स्ट? यहाँ पे फिर से मैं हार्दिक पांड्या के डिसीजन को क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मुझे समझ में नहीं आया कि क्या रीज़न था उसको करने का। रिगार्डलेस जब गेम रिज्यूम होता है, अब देखो आउटफील्ड पूरी गीली हो चुकी है, ठीक है, ड्यू वैसी ही पड़ती है, तो अब एक एडेड एक्सक्यूज है मिसफील्ड करने का। बट लेट मी टेल यू, ये तो मैं हर पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ आजकल, जिस भी टीम को एनालाइज कर रहा हूँ, भाई हर कोई इतनी गंदी फील्डिंग कर रहा है। अभी हम लोग CSK LSG वाले मैच की बात करेंगे इसके बाद, कितनी गंदी फील्डिंग हो रही है यार। और हर मैच में ऐसा लगता है कि गेम जो पलटता है ना, वो टर्निंग पॉइंट हमेशा पुअर फील्डिंग से ही आता है। यहाँ पर भी वही हुआ। पावर प्ले खत्म होने के बाद जो गेम रिज्यूम होता है, पीयूष चावला बॉलिंग करने के लिए आता है। पीयूष चावला विकेट भी ले लेता बटलर का। वंस अगेन ये इंग्लिश क्रिकेटर्स नॉट बीइंग एबल टू प्ले लेग स्पिनर्स, ये कहानी कभी खत्म होती ही नहीं है। पीयूष चावला गेट्स हिम, गूगली डाल के बड़ा अच्छा बोल्ड मारता है, बट फिर यशस्वी जायसवाल का कैच आता है भाई, एंड वो कैच छूट जाता है नेहल वधेरा से, एंड वो लॉलीपॉप कैच थी यार। एंड शायद मैच वो आखिरी 2 ओवरों में तो पलटा ही था जब राजस्थान बॉलिंग कर रही थी। ये एक और चांस था गेम का पलटने का, एंड यहाँ पे गेम कंप्लीटली यशस्वी जायसवाल और राजस्थान के फेवर में चला गया। इसके बाद से देयर वाज नो कमिंग बैक। मतलब पीयूष चावला डिड ऑल ही कुड इन द 2 ओवर्स दैट ही बोल्ड। जब 6 से 10 ओवर के बीच की बात करें, यहाँ पे 34 रन आते हैं, विच इज़ नॉट टू गुड नॉट टू बैड, बट वो विकेट ना गिरना, और एक 34 का ना सिर्फ 28 रन होते हैं अगर वो आखिरी बॉल पे कैच हो गया होता तो। पीयूष चावला ने 10 ओवर की आखिरी बॉल डाली थी, उसी में यशस्वी जायसवाल का कैच छूट गया। कैच छूटा तो छूटा, छक्का भी हो गया, ठीक है। बाय द वे वो जिस बॉलर को मैं भूल रहा था, मुझे अभी भी याद आया, वो क्वेटजी था। क्वेटजी ने बॉलिंग करी थी, क्योंकि क्वेटजी भी वापस भी आएंगे मैच में, इसलिए मेरे को एकदम से याद आया। मूविंग ऑन, यहाँ पे 2 ओवर नाबी से भी डाले गए थे विच वर क्वाइट इकोनॉमिकल, बट चावला वॉज द मेन गाय। चावला आई वुड से अगर कोई एक पॉजिटिव पॉइंट था मुंबई की बॉलिंग में, इट वॉज चावला। अगले के 5 ओवरों में यहाँ पे गेम खत्म हो गया, 10 से 15 ओवर के बीच में गेम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे फिर से कैचेस छूटते हुए हमें दिखे।
टिम डेविड जैसा बंदा भी कैच छोड़ रहा है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई कांट इवन रिकॉल कितने लोगों ने कैच छोड़ा है। अच्छा 2-3 ना छक्के भी पड़े थे, वो भी ऐसे थे, सैमसन ने भी मारे थे 1-2 छक्के जो कि ऐसे टीज करते हुए गए फील्डर को एकदम, कि वो कैच तो नहीं होता उन पे, लेकिन कैच होने से बस इतना सा सेंटीमीटर दूर ऐसे टीज कर करके छक्के मारे। तो गेम इतना क्लोज था, इतने फाइन मार्जिन थे कि शायद अगर वहां पे लक थोड़ा सा मुंबई को फेवर कर गया होता या फिर उन्होंने खुद अपने वो इजी कैचेस पकड़ लिए होते, तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता था उस मैच में। बट क्योंकि वो चांसेस नहीं पकड़े तो ये 10 से 15 ओवर का जो फेस था यहीं पे गेम खत्म भी हो गया। यशस्वी जायसवाल अल्टीमेटली गोज ऑन टू स्कोर 100। भाई अ वर्ड ऑन यशस्वी जायसवाल बिकॉज सैमसन तो नॉट आउट था एंड ही हैज बीन परफॉर्मिंग डिसेंटली दिस IPL। यशस्वी जायसवाल ने जो पिटाई करी है ना सबकी, मतलब इतना कम प्रेशर हो गया था बिकॉज ऑफ हिज बैटिंग कि मैं आपको बताता हूँ। बीच में एक ओवर आया था बुमराह का, बुमराह ने नो बॉल डाली और उसको भी उस ओवर में 15 से ज़्यादा रन पड़े। इस IPL में हमने कितनी बार ये देखा कि बुमराह के एक ओवर में 15 से ज़्यादा रन आ रहे हो। यशस्वी जायसवाल ने खड़े खड़े छक्का मारा था एक। जस्ट गोज ऑन टू शो हिज क्वालिटी। अगर वो बंदा आ जाए खेलने पे तो कितना अच्छा खेल सकता है। नाबी की पिटाई करिए बाद में उसके यार। आई थिंक जितने भी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जायसवाल को नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप में, आई अंडरस्टैंड वेयर दीज गाइज आर कमिंग फ्रॉम, बट इट इज, यू कैन नॉट डिनाई दिस इज डेफिनेटली अ बिट रिएक्शनरी ऑल्सो, क्योंकि एग्जैक्टली 1 महीने पहले तक वो इररिप्लेसेबल था हर बंदे की स्क्वाड में, इररिप्लेसेबल। 5-6 मैचेस अच्छे नहीं गए बीच में, तो ऑल ऑफ अ सडन सबने कह दिया कि वो स्क्वाड में भी नहीं होना चाहिए, प्लेइंग इलेवन तो छोड़ो, स्क्वाड में भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक वही ही हैज मेड हिज कमबैक एंड अब द ओनस इज ऑन हिम नाउ। अब उसको हर मैच में से परफॉर्म करना है ताकि जो लोग डाउट कर रहे थे वो भी कन्विंस हो। दिस इज अ गुड स्टार्ट, सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन हैज स्टार्टेड विद 100, बट ही हैज टू कंटिन्यू दिस ओवर द नेक्स्ट 6 गेम्स एज वेल। मतलब सिर्फ एक मैच में 100 मार दी फिर अगले मैचेस में कुछ ना करा तो भी कोई फायदा नहीं है, फिर जो लोग डाउट कर रहे हैं वो सही है। बट ही हैज टू कंटिन्यू दैट regardless। It was a great 100, you cannot deny this। संजू सैमसन played a great role as far as Mumbai is concerned। यार मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या अब टाइम खत्म हो गया है, क्या ये फाइनली वो टाइम था जब हम लोग को कहना चाहिए कि मुंबई शायद अब क्वालिफाई नहीं करने वाली है। परहैप्स इट इज़ नॉट मेंट टू बी। अभी तक तो लग रहा था कि यार मुंबई चलो ठीक है 3-4 गेम हारी है, हो सकता है अभी भी क्वालिफाई कर सकती है, कम बैक कर लेगी। बट जिस तरीके से ये मैच हारे हैं ना, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द लॉस बट अबाउट द वे इन विच दे लॉस्ट द गेम। बहुत ही डीमोरलाइजिंग सा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या भी टू द पॉइंट कि मैं क्या करूं, क्लूलेस हूं मैं। इट इज़ नेवर अ गुड साइड व्हेन योर कैप्टन इज लुकिंग क्लूलेस। इट इज़ नेवर अ गुड साइड व्हेन तुम्हारे फील्डर्स वो फील्ड नहीं कर पा रहे जो कि उनसे एक्सपेक्टेड है, तुम्हारे बॉलर्स कोई प्रेशर क्रिएट करके ही नहीं दे पा रहे, दूसरी टीम तुम्हें 1 साइडेड हरा रही है, एफर्ट भी नहीं करना पड़ रहा। तो मुंबई इंडियंस का कुड दिस बी एन एक्सेप्शन ये साल जहाँ पे दे मे नॉट बी एबल टू मेक अ कमबैक। अब मेरे दिमाग में ये डाउट आने लग गया इस मैच के बाद। वंस अगेन अगर क्लोज हारते इस मैच को ना तो फिर भी मैं मेंटेन करता कि नहीं यार कर जाएंगे क्वालिफाई। इस मैच के बाद पहली बार मेरे दिल में डाउट आया मुंबई इंडियंस को लेके इस सीजन कि शायद अच्छा भाई शायद सही में नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई। एंड अगर एक मैच और हार जाते हैं ना तो सिचुएशन सही में बहुत सीरियस हो जाएगी। 2 मैचेस KKR के हैं उनके जो कि उनके फेवरेट होते हैं मेरी टीम के अगेंस्ट ही, एंड वहाँ पे आई वुड ऑलवेज फैंसी मुंबई इंडियंस टू विन दोज गेम्स। बट अगर मैं लॉजिकली बात करूं तो KKR की टीम वन ऑफ द बेस्ट है इस साल, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू बी इजी टू बीट KKR। आई नो वो राइवलरी हमेशा ऑन पेपर मुंबई को फेवर करती है, भाई कुछ जादू टोटका भी हो जाता है KKR के साथ, पता नहीं क्या मेंटली हार जाते हैं आने से पहले। अगर ऐसा हो जाए तो कोई वो मतलब कोई सरप्राइज नहीं है, बट आर यू टेलिंग मी कि KKR के पास चांस ही नहीं है मुंबई को हराने का इस स्क्वाड के साथ एंड मुंबई का जो फॉर्म चल रहा है। तो आई थिंक मुंबई के लिए जो 2 पॉसिबली सबसे ईजिएस्ट गेम्स हो सकते थे मेंटली स्पीकिंग, शायद वो भी मुश्किल हो जाएंगे। एंड अगर वो मुश्किल हो रहे हैं तो फिर बाकी भाई LSG से आपको मैचेस खेलने जो कि अभी चेन्नई को 2 बार हरा के आ रही है, वो आसान नहीं होने वाले। दिल्ली को भी आप हरा दोगे तो चलो समझ में आता है, बट दोज 4 गेम्स 2 अगेंस्ट KKR एंड 2 अगेंस्ट LSG, इट इज़ अ बिग आस्क टू विन दोज गेम्स। देखते हैं कि क्या कर पाती है मुंबई की, नहीं थोड़ा मुश्किल लगने लग गया मुझे। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।